हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, तो आज बजटिंग में अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। बीकॉम फाइनल ईयर बजटिंग में अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। बजटिंग में प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन, एक छोटा सा टॉपिक रहा है इसमें, वो करके इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सी बुक है सर? पता ही नहीं, मैं तो उठा के ले आई नहीं। बजटिंग, सही बुक है वो? हाँ कट्टे में भरी थी। सच में सर मुझे नहीं पता वो कौन सी बुक है। बजटिंग। मेरा क्या बैग खाली था, मेरे को नोटबुक ही नहीं मिल रही थी, तो मैं तो ये उठा के ले आया बस। खरीदनी नहीं पड़ेगी ना मतलब। कौन सी है ये भी नहीं पता। कहाँ गया चैप्टर 13। मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था, वो तो हो ही गया होगा। चलो, एक टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस टॉपिक डालो एक बार। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का फॉर्मूला है, आ जाओ आ जाओ। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला लिखो एक बार प्रोडक्ट डिसीजन में। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। खत्म करते हैं वाला चैप्टर, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसी चैप्टर में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। मैसेज आ रहे हैं सबके। लिख रहा हूँ सर। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, इलस्ट्रेशन थर्ड। मैं समराइज कर रहा हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे। इलस्ट्रेशन थर्ड, एक कंपनी है जिसके पास दो मशीन है, एक सेमी ऑटोमेटिक है और एक ऑटोमेटिक है। दो मशीन है, एक तो है ऑटो और एक है सेमी ऑटो। इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो फिक्स कॉस्ट है इसकी तो 4 लाख आती है इस मशीन की, और इस मशीन की आती है 2,50,000। इस मशीन की आती है 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट 36 एंड 40, 36 एंड 40, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 61 एंड 60।
सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट में 61 एंड 60। अब ये आपसे यूं पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि वो लेवल बताओ जिस पर दोनों मशीन सेम प्रॉफिट अर्न करेगी। वो लेवल ऑफ आउटपुट आपको बताना है, वो लेवल ऑफ यूनिट्स आपको बतानी है कि कितना प्रोड्यूस करे कि दोनों मशीन का प्रॉफिट सेम आए, इक्वल आए। उसके लिए अब जब भी इस तरह की कोई लाइन आएगी कि बताओ कि कौन सी सेम प्रॉफिट अर्न करे, वो लेवल ऑफ आउटपुट बताओ, तो वो आपसे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पूछ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं लिखा है इसने, लेकिन पूछा इसने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ही है कि वो लेवल जिस पर दोनों मशीन सेम प्रॉफिट अर्न करेगी। अपन अभी प्रूव भी करेंगे निकाल के क्वेश्चन को। ये नोट कर लिया क्वेश्चन, करें स्टार्ट। अब आप पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पे आओ। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट। ये कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये पूरा लिख लो आप लोग। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन। अब चेंज इन फिक्स कॉस्ट तो ये रही 4 लाख और 2.5 लाख, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,50,000। ये तो हो गया चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको निकालना है चेंज इन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। अच्छा, ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये भी ध्यान रहे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा, तो पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपका चेंज हो जाएगा। तो वो जो आंसर आएगा वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर प्रॉफिट इक्वल होगा दोनों मशीन का, ऑटो का भी और सेमी ऑटो का भी। ठीक है, तो वर्किंग नोट से करते हैं। बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन बोथ द मशीन्स। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन बोथ द मशीन्स। तो अब लिखो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ऑटो। पहले ऑटो मशीन का निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ऑटो, फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी सेलिंग प्राइस रही 61, वेरिएबल कॉस्ट 36, कितना रहा भाई? 25 पर यूनिट आ गई ऑटो की कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही निकाल लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर सेमी ऑटो मशीन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर सेमी ऑटो मशीन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 60 माइनस 40 दैट इज 20 पर यूनिट। 20 पर यूनिट। चलो अब चेंज निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन, चलो उतारो। कोमल की स्पीड बढ़ी नहीं अभी तक, सेकेंड ईयर में भी इतनी थी। चलो फटाफट से उतारो। आज तो बच्चे लाइव नहीं देख पा रहे। चलो बात नहीं। चलो जी, तो 5 पर यूनिट का चेंज आएगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो, देखो। और ऐसा नहीं है कि माइनस में आएगा, हमेशा हायर माइनस लोअर करना है क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं अपन। तो लिख दो चेंज इन सेमी ऑटो माइनस चेंज इन ऑटो,
चेंज इन सेमी ऑटो, सॉरी चेंज क्या, आप तो डायरेक्ट लिखो कंट्रीब्यूशन इन सेमी ऑटो माइनस कंट्रीब्यूशन इन ऑटो, कंट्रीब्यूशन इन सेमी ऑटो माइनस कंट्रीब्यूशन इन ऑटो। अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी ऑटो में हायर है, उसको काट दो, सेमी वाले को काट दो, यूँ लिखो चेंज इन ऑटो माइनस चेंज इन सेमी ऑटो, कर दो 25 माइनस 20, 5 रुपये पर यूनिट। अब आ जाओ अपने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वाले फॉर्मूले पे, डायरेक्ट ही आ जाओ, लिखो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस इक्वल्स टू, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस इक्वल्स टू, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला लिखो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये रहा फॉर्मूला, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट ऊपर ही दिखा दो, 4 लाख माइनस 2,50,000, 4 लाख माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5, देखना कितनी यूनिट आ रही है, 30,000 आएगी, 30,000 यूनिट। यानी कि अगर ये दोनों मशीन 30,000 यूनिट बनाएगी ना तो दोनों मशीन से सेम प्रॉफिट आएगा। अब आपके बुक में तो यहीं रोक दिया, यही आंसर निकाल के खत्म कर दिया, बट अपन चेक करते हैं और आप एग्जाम में भी करके आओगे कि क्या वास्तव में 30,000 यूनिट बनाने के बाद दोनों मशीन सेम प्रॉफिट अर्न करेगी। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करके अपन चेक करते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करो, 30,000 पे निकालते हैं, एक अपन कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, 25,000 बनाए तो क्या आएगा और 35,000 बनाए तो क्या आएगा। तो तीन कंपैरिजन में ले लेते हैं कि 25,000 पे क्या प्रॉफिट सेम आ रहा है, 35,000 पे क्या प्रॉफिट सेम आ रहा है। देखना 30 पे सेम आएगा, 25 और 35 पे नहीं आएगा। तो उसके लिए अपन एक बार प्रूव करके देखते हैं। चलो तो बनाते हैं एक बार, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट दोनों मशीन्स का। तो पर्टिकुलर पहले करते हैं अपन 25,000 यूनिट के लिए, ऑटो और सेमी ऑटो दोनों में। फिर करते हैं अपन 30,000 पे, ऑटो और सेमी ऑटो दोनों पे, और एक ले लेते हैं अपन 35,000 यूनिट, ऑटो और सेमी ऑटो। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाता है प्रॉफिट। तो अब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो अपन ऊपर निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से करते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन इन रुपीज इक्वल्स टू, अब एक बार मेरे को वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑटो में कितना निकाला था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑटो में 25 पर यूनिट तो यहाँ है, और सेमी में 20, ठीक है। अब आओ आप मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि रुपीस में निकालना है। तो 25,000 इंटू 25 करो, 25,000 इंटू 25, 1 लाख 6,25,000, और ये आ जाएगा 5 लाख। 30,000 इंटू 25, 7,50,000, 30 इंटू 20, 6 लाख। ये कितना आएगा 35 इंटू 25, ये करो रे 875। ओके, अब आ जाओ माइनस फिक्स कॉस्ट पे। ऑटो में फिक्स कॉस्ट कितनी थी 4 लाख, और इधर थी 250, 4 लाख 250, 4 लाख 250। प्रॉफिट 225, 250, 350, 350, 475, 550।
so there as profit same. That is called indifference point. उतार लो इसको. सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है क्या? देखना एक बार. हाँ, सोच रहा हूँ मैनेजमेंट शुरू करें, बजटिंग रोक के. तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है. 2-4 इलस्ट्रेशंस और हैं, 2-4 इलस्ट्रेशंस और हैं, वो आप देख लेना. बाकी चैप्टर कंप्लीट है. नहीं है क्या? फिर इसी में ही करें स्टार्ट. क्या करें? इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, फिर यही करें. पढ़ के आए हो ना सेकंड ईयर में? सबको बताया, सब चलो ये नोट हो गया, फटाफट से कर. सर मैंने कर लिया. बताइए. चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं फिर इस स्टेप में. कंफर्म आएगा इस यूनिट में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बात नहीं. चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके बहुत छोटा सा है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता नहीं, आप लोगों ने फर्स्ट डे क्लास ली कि नहीं. 3 प्रैक्टिकल है. एडवांस अकाउंटिंग तो है ही. अरे बात नहीं है यार प्लीज़. एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स. उसके बाद आपकी बजटिंग है ही 100 मार्क्स. मैनेजमेंट को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है. प्लीज़ बात नहीं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 60 मार्क्स की तो ऑडिटिंग है, और ये जो ऑडिटिंग है ये कंप्लीटली थ्योरी है 60 मार्क्स की, और 40 मार्क्स की इन्होंने एफएम पार्ट रखा हुआ है. और इस एफएम में भी 2 चैप्टर आप पढ़कर आ चुके हो, दैट इज रेशियो एंड कैश फ्लो. ये फिर आ गया, ये पीछा आपका कभी नहीं छोड़ेगा. रेशियो एंड कैश फ्लो ये यहाँ पर भी है. इसके अलावा 3 छोटे छोटे से चैप्टर्स और हैं 2-2 दिन के. 2 दिन भी वो मैं चला के लेता हूँ, ये 1 घंटे के हैं. ठीक है ना. लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा नहीं है. फोकस जो आपको करना है ना वो इन 2 जगह करना है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ा नहीं है. मैं नहीं चाहता कि अभी स्टार्टिंग में आपको बोर कर लूँ. रेशियो उठा लिया, कैश फ्लो उठा लिया, बोर हो जाओगे. खूब सेकेंड ईयर में पढ़कर आए हो तो इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे. तो एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना करके बजटिंग में उठा लेते हैं वापस से चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. और ये जो अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है इस यूनिट में यही अकेला चैप्टर है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उस यूनिट में भी यही चैप्टर है. तो ये दोनों चैप्टर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं बजटिंग में ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. थ्योरी ये कहने को प्रैक्टिकल है. अब पता है बच्चे क्या ढूंढते हैं?
हाँ, वो इसमें भी थ्योरी ढूंढते हैं। साला हटाओ ना प्रैक्टिकल का झंझट, इसमें भी, बट यहाँ से दोनों प्रैक्टिकल ही आएंगे। आधे आधे को कर लेंगे और ये 60 की थ्योरी पूरी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब आप सेकंड ईयर में जो पढ़कर आए थे, अगर आपको भूला भटका याद हो, मटेरियल और लेबर पढ़ के आए थे आप लोग। यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट भी है, थोड़ा सा बड़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। नेट ऑन हो गया? कर दो लाइव, आना चाहेंगे तो आ जाएंगे बच्चे। हाँ भाई, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कोई भी फैक्ट्री है वो एनालाइज करती है कि क्या तो मेरा बजटेड है और क्या एक्चुअल हो गया, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैलकुलेट करती है। बजटेड और एक्चुअल, कि मैं ये सोच रहा हूं कि 100 लेबर्स काम करेगी, काम की 70 या 120, या तो लोअर या हायर, तो मैं ये चेक करता हूं। अच्छा, बजटेड को यहां पर स्टैंडर्ड बोलते हैं, बजटेड को यहां पर स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक मिनट रुको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अप्लाई कर दें अच्छा, ताकि बच्चों को थोड़ा सा नया हम्म, टॉपिक मिल जाए। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं। मैसेज डाल देता हूं। हाँ, वैसे ही डाल दो। ठीक है, आ जाएंगे। चलो जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन स्टार्ट किया। जैसा कि अभी भी मैंने बताया, बजटेड और एक्चुअल का आपको डिफरेंस यहां पर निकालना है, और डिफरेंस को यहां पर इन लोगों ने बोला है वेरिएंसेस। डिफरेंसेस को यहां पर क्या बोला है? वेरिएंसेस। तो आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकालना है, वेरिएंसेस निकालना चाहिए। किस किस के निकालने हैं? मटेरियल, लेबर, सेल्स, सेल्स मार्जिन। सेल्स मार्जिन यानी प्रॉफिट है यहां पे। तो जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, सिर्फ ये दो पढ़कर आए हो, दो और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, सेल्स और सेल्स मार्जिन। ओवरहेड भी है यहां पे, 5 है, पूरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेल्स और सेल्स मार्जिन, पांचों के आपको वेरिएंसेस यहां पर निकालने हैं, मींस बजट और एक्चुअल के आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल से, शुरू करो, लिखो मटेरियल वेरिएंसेस। फॉर्मूले वो बनाना याद है, मैंने सिखाया था सेकंड ईयर में। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो। मटेरियल वेरिएंसेस आप लोग कैसे बोलते हो? मैं तो नहीं भूलता। आप तो कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, मटेरियल वेरिएंसेस। सही है, अभी मेरे चल भी रहा है सीए फाइनल में मटेरियल वेरिएंसेस कंटिन्यू। चलो मटेरियल वेरिएंसेस में आते हैं। यहां पे आपको 5 वेरिएंसेस निकालने, पहले मैं उनके नेम लिख रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करेंगे, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 25 याद हो जाएंगे। सिर्फ 4 याद करेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स, मटेरियल सब यूसेज, मटेरियल सब यूसेज। These are the 5 variances. आ गए, एक आ गई लाइव।
कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, सब यूसेज, इसी सीरीज में याद करेंगे। कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, सब यूसेज। ठीक है, अभी याद हो जाएगा क्लास में, डोंट वरी। अच्छा, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज की जाती हैं। एस क्यू क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एस पी क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड प्राइस। ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। एपी एक्चुअल प्राइस। और आर एस क्यू सही है, तुम लोग भी कॉम कर रहे हो। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर आप बार बार ये जो बेइज्जती करते हो ना, दिल दुखता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये 5 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो अपन यूज करेंगे इनके फॉर्मूले बनाने में। हाँ उतारो उतारो, फिर मैं फॉर्मूले बनाना बताता हूं। गुड मॉर्निंग, आ गए। नोट डाउन। नोटिफिकेशन भी तो जाता होगा, ऐप पे जाता है या मैसेज में जाता है? मैसेज में जाता है ना, टेक्स्ट मैसेज में। चलो जी, अब ध्यान से सुन लो। जो अभी अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपको वो 4 फॉर्मूले याद करने हैं जिससे ये पांचों बन जाएंगे। यही 5 नहीं, इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5 भी बन जाएंगे। ठीक है ना? वो 4 शॉर्ट फॉर्म्स लिखो पहले तो आप लोग। एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी। 4 शॉर्ट फॉर्म्स लिखो। एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। बस ये 4 याद करने कैसे जैसे करके। अब देखो इधर, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे नीचे वाला फॉर्मूला 1 - 2, उसके ऊपर वाला 2 - 3, एक छोड़ेंगे 3 - 4, सबसे टॉप वाला 1 - 4, थर्ड नंबर वाला 1 - 3। वापस से सबसे नीचे वाला 1 - 2, उसके ऊपर वाला 2 - 3, एक छोड़ा 3 - 4, सबसे टॉप वाला 1 - 4, थर्ड नंबर वाला 1 - 3। व्हाट इज 1? एस क्यू इंटू एस पी। व्हाट इज 2? आर एस क्यू इंटू एस पी। तो ये फॉर्मूला क्या बना? एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ऊपर वाला 2 है, ये पूरा 2 है और ये 3 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 है -4, 1 - 4। बस याद करना है ये सीरीज। ठीक है, याद करते हैं यही क्लास। पहले आप नोट कर लो इसको, उसके बाद याद करते हैं अपन। हो गया?
चलो याद करते हैं, पहले ये याद करते हैं 5, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले कॉस्ट, उसके बाद प्राइस, देन यूसेज, देन मिक्स, देन सब यूसेज। सबसे पहले कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, सब यूसेज। वेरी गुड। अब ये 4 देखो इधर, एसपी 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 तो है ही, बस एस क्यू आर एस क्यू ए क्यू और फिर लास्ट में ए क्यू इंटू ए पी। तो स्टार्ट करो पहले देख के, एस क्यू इंटू आर एस क्यू इंटू ए क्यू इंटू ए क्यू इंटू, एक बार वापस देख के ही, एस क्यू इंटू आर एस क्यू इंटू ए क्यू इंटू ए क्यू इंटू, हाँ जी, एस क्यू इंटू आर एस क्यू इंटू, हाँ वो ठीक है। थर्ड नंबर क्या था, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी। वापस से नंबर 1, एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी। सबसे नीचे वाला 1 माइनस 2, उसके ऊपर वाला 2 माइनस 3, एक छोड़ा 3 माइनस 4, सबसे टॉप वाला 1 माइनस 4, थर्ड नंबर वाला खत्म। ठीक है, अब इसके अपन को क्वेश्चंस करने, एडवांस अकाउंटिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कल करेंगे इसके क्वेश्चंस। चलो जी, एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग, तो एडवांस अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे, इतने ही इलस्ट्रेशंस थे जो अपन को करने हैं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन सा किया जाए, सबसे सरल। अच्छा यार, अकाउंटिंग में सरल वरल कुछ नहीं है, सब अपने एक के बाप एक चैप्टर है। स्टैट्स ऑनर्स से हो आप? नहीं, स्टैट्स नहीं। अपन करते हैं ब्रांच, बाद में करेंगे यार, सबसे बड़ा चैप्टर है। रॉयल्टी जस्ट अभी अभी की है शायद, वो कुछ बच्चों ने कर ली। इन्वेस्टमेंट हो ही गया, लिक्विडेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हो ही गया इनका। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही करते हैं। तुम में से तो किसी ने नहीं किया होगा ना? हाँ, वो लाइव देख रहे हैं, उनमें से 4-5 बच्चों ने कर लिया। चलो कोई बात नहीं, उनका रिवीजन हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अ न्यू चैप्टर, बात नहीं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अ न्यू चैप्टर इन एडवांस अकाउंटिंग। देखो, इस चैप्टर के बारे में बाद में बात करते हैं। 3 चैप्टर्स है जो किससे रिलेट करते हैं, उनमें से एक ये भी है। कंपनी अगर लॉस में चली जाती है, लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है, तो हर कोई कंपनी चाहती है कि लॉसेस को ख़त्म किया जाए। तो उस लॉसेस को ख़त्म करने के लिए उसके पास 2 प्रोसेस होते हैं। या तो वो इंटरनली उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स से ख़त्म करने की कोशिश करती है। या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल जो वो करती है, वो अपनी कंपनी को वापस से कंस्ट्रक्ट करती है, अपनी बैलेंस शीट को वापस से कंस्ट्रक्ट करती है, इसलिए वो रिकंस्ट्रक्शन होता है, वापस से बनाने की कोशिश करती है। तो इंटरनली अगर करेगी तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मान लें कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से उसका फायदा नहीं हुआ, कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो खत्म नहीं कर पाई, तो फिर वो जाएगी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर में वो करेगी अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब होता है कि वो कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को परचेज करने की कोशिश करेगी। तो अमालगमेशन, उससे भी उसको फायदा नहीं हुआ तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी कर दी जाती है बंद, जिसे हम बोलेंगे लिक्विडेशन। जिसे हम बोलेंगे लिक्विडेशन। ये तीनों ही चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन एंड लिक्विडेशन।
अभी जो अपन कर रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं जाएंगे, कंपनी अपनी ही बैलेंस शीट को सही करने की कोशिश करेगी। अब सोचो, आप खुद सोचो, बैलेंस शीट है, यहां हो गई लाइबिलिटीज और यहां हो गया असेट, ठीक है। आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, 2-4 महीने बाद ग्रेजुएट हो जाओगे। आप खुद सोचो, अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो और उसमें लॉस आपको दिखता है, तो आप बैलेंस शीट में क्या करने की कोशिश करोगे कि कंपनी का लॉस खत्म हो जाए? क्या करने की कोशिश करोगे? सोचो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचो, क्या करने की कोशिश करोगे बैलेंस शीट में कि लॉस खत्म हो जाए? सर कंपनी छोड़ देंगे। सोचो, देखो सीधी सी बात है, लाइबिलिटीज को तो कम करने की कोशिश करेंगे और असेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कि लाइबिलिटीज को तो कम करने की कोशिश करेंगे और असेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या करना है आपको, लाइबिलिटीज को कम, जरूरी नहीं वो आपसे ज्यादा भी करवा सकता है, असेट्स को कम या ज्यादा, कि कौन सी लाइबिलिटी कम करनी है और कितने से कम करनी है आपको नहीं सोचना, ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि कौन सी लाइबिलिटी को कम करनी है और कौन सी लाइबिलिटी को ज्यादा करनी है, कौन सी असेट को कम करनी है और कौन सी असेट को बढ़ानी है, ये आपको इंफॉर्मेशन बताएगा। सर फिर हमारा क्या काम है? आपका ये काम है कि वो जो इंफॉर्मेशन बताएगा उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, कि वो बोलेगा कि क्रेडिटर को कम कर दो, जर्नल एंट्री बनाओ, असेट्स को इतने से बढ़ाओ, जर्नल एंट्री बनाओ। तो आपको बेसिकली यहां पर जनरल एंट्री पास करनी है। अब थोड़ा सा मैं आपका अकाउंटिंग का टेस्ट करने वाला हूं, देखते हैं। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है जी। सोचो, आप मुझे बताना, मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, बुक्स में वो है 10 लाख रुपए, नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको 12 लाख पे लेके आओ। 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको 12 लाख पे लेके आनी है, यानी कि 2 लाख से बढ़ानी है। तो क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और बाकी के सब लोग क्रेडिट करेंगे बढ़ाने के लिए। कोई बीपीओ ही देखना तुम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंटिंग का एक उसूल होता है, अकाउंटिंग में कोई भी बैलेंस खड़ा होता है, अगर उसको बढ़ाना होता है ना तो उसी बैलेंस के साथ बढ़ता है। अगर उसको रिवर्स कर देते हैं ना तो बैलेंस कम हो जाता है। अगर सुरेश तू भी नालायक ही निकला, डेबिट ही होएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोला अभी अकाउंटिंग में कोई भी आइटम बुक्स में है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है ना तो ये चेक करो कि वो बुक्स में डेबिट होकर खड़ी है या क्रेडिट होकर खड़ी है। अगर बढ़ानी है तो उसी नेचर के साथ बढ़ती है, और कम करनी होती है तो रिवर्स करना पड़ता है। ये लैंड एंड बिल्डिंग कहां है? असेट साइड में। असेट का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो बढ़ाने के लिए डेबिट ही होगी, बढ़ाने के लिए डेबिट ही होगी। क्रेडिट का मतलब तो कम करना हो जाएगा। चलो जी, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस बार आप लोग सही आंसर दोगे ऐसा मेरे को भरोसा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, इसे 80,000 पे लेके आनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, इसे 80,000 पे लेके आनी है, तो कितने से एंट्री पास करोगे? पहले वो वैल्यू बताओ। 20,000, 1 से 80 पे लेकर आ रहे हो तो 20,000। क्या होगी? डेबिट और क्रेडिट क्या होगी? हैं? ये क्रेडिट होगी। हाँ, बाकी के जो लाइव देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, आज तो बहुत कम बच्चे हैं लाइव में। हाँ भाई, क्या होगी? डेबिट होगी, डेबिट होगी। अपोजिट होगा ना, इस बार बढ़ाना नहीं है, कम करना है। नेचर क्या है? इक्विटी कहां पर है? लाइबिलिटी साइड में, जिसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, यानी ऑलरेडी क्रेडिट खड़ी है वो। उसको और क्रेडिट करोगे तो बढ़ेगी, डेबिट कर दोगे तो कम हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, बाकी अभी अपन एंट्री करते चलेंगे। और चलो जी, ये तो मान लिया डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर लिया। सर हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही था क्या? ना। अब आपने क्या किया, जब डेबिट क्रेडिट किया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग में अभी आपने उसको डेबिट किया, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि एक डेबिट है तो एक तो क्रेडिट है ही, तो उसकी जगह खुलेगा कैपिटल रिडक्शन।
उसकी जगह क्या खुलेगा, कैपिटल रिडक्शन। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल को कम किया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्या हो गई थी, डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। तो होगा ये, जब आप असेट्स और लाइबिलिटीज को कम ज्यादा करोगे तो दूसरी साइड क्या खुलता जाएगा, कैपिटल रिडक्शन खुलता जाएगा, या तो डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा। फिर क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन जितनी भी एंट्री पास कर ली, 8, 10, 12 जो भी एंट्री आपने पास कर ली, फिर अपन को कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालना होगा। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, दोनों में से जो भी डिफरेंस आएगा हमेशा बचेगा, तो उस कैपिटल रिडक्शन का यूज होगा। पर्पस क्या है, क्या खत्म करना है, लॉस। तो उस कैपिटल रिडक्शन का हम यूज करेंगे क्या, राइट ऑफ करने में, लॉस को राइट ऑफ करने में। वो आपकी लास्ट एंट्री होगी, वहां मिलेंगे आपको 20 मार्क्स। बाकी ऐसे नहीं, पूरे स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो लॉस को आपको करना है खत्म, ठीक है यहां तक, ओके। तो अब एक बार के लिए इसमें तो अब मैं आपको क्या लिखा हूं, आप ये नोट कर लो, बस ये नोट कर लो, बाकी ये रहने दो। एंट्री तो मैं क्या लिखा हूं, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ये नोट कर लो। एक्सटर्नल में अमलगमेशन होगा, अमलगमेशन में नई कंपनी परचेज होगी, 2 कंपनी परचेज हो जाएगी तो लॉस खत्म हो जाएगा। वो प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी, जिसे लिक्विडेशन बोलेंगे। करें, बुक है सबके पास, बोलो हाँ। इलस्ट्रेशन 9 निकालो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन 9, कोई बात नहीं, कर लिया ना। इलस्ट्रेशन 9, देखो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में देखो ब्रैकेट में आपको P&L ब्रैकेट में दिया हुआ है 67,500 का, तो P&L ब्रैकेट में इसका क्या मतलब हुआ, लॉस है, लॉस है। और आप देख लेना हर इलस्ट्रेशन में आपको P&L ब्रैकेट में ही मिलेगा, ऑब्वियसली लॉस है तभी तो अपन रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो जी, सारी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। अब नीचे देखो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बोल रहा है वो। जो इक्विटी शेयर है 10 रुपए का है एक शेयर बैलेंस शीट में, उसको रिड्यूस करना है 6 रुपए तक, यानी 10 रुपए का इक्विटी शेयर कितने पर लेकर आना है, 6 रुपए पर लेकर आना है। और जो प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए का, उसको लेकर आना है 7 रुपए पर, उसको लेकर आना है 7 रुपए पर। सर वापस डिस्कनेक्ट हो गया, उसको लेकर आना है 7 रुपए तक, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे। और ये कह रहा है कि जो भी अरेंजमेंट आप कर रहे हो फिर उसका यूज करना P&L को राइट ऑफ करने में, गुडविल को राइट ऑफ करने में, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने में। तो हम चेक करेंगे कैपिटल रिडक्शन का जो यूज है, इसने 3 यूज बताए हैं। एक P&L को तो खत्म करना ही है क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो ये है ही, गुडविल को भी खत्म करना है अगर बैलेंस शीट में है, और फिर भी बैलेंस बच गया, लॉस और गुडविल को खत्म करने के बाद फिर जो बैलेंस बच गया उसका यूज करना है प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने में, प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने में, ठीक है यहां तक।
करें, जर्नल एंट्री पास करनी है, शुरू करो, लिखो इलस्ट्रेशन 9 जर्नल एंट्रीज। चलो जी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, इक्विटी शेयर को 10 रुपए पे, 10 रुपए से कितने पर लेकर आना है, 6 रुपए पर लेकर आना है। मेरी बात ढंग से सुनो, यहां हर इलस्ट्रेशन में इक्विटी और प्रेफरेंस तो आपको कम करवाएगा ही करवाएगा, जाहिर सी बात है। इक्विटी शेयर्स कंपनी के कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स तो होते हैं, कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। तो पहला टारगेट तो यही है कि ओनर तुम लोग सेक्रीफाइस करो अपनी वैल्यू का, तब जाके लॉसेस खत्म होंगे। तो इक्विटी और प्रेफरेंस तो आपको कम करने ही करने हैं, लेकिन यहां पर कम करने के लिए आपको एंट्री कुछ अलग से करनी पड़ेगी। पहले बोर्ड पे देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने रुपए के बैलेंस शीट में उतने रुपए से आपको डेबिट करना पड़ेगा। ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अगर डेबिट हो गए, ये अगर डेबिट हो गए, इसका मतलब एक बार इक्विटी शेयर पूरे के पूरे आपने खत्म कर दिए। भाई डेबिट हो गए ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां होते हैं, लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटी अगर डेबिट हो गई तो क्या हो गया, खत्म हो गए बुक से। तो एक बार पूरी वैल्यू से तो डेबिट कर दो, जितने पर लेकर आना है उतने से क्रेडिट करो। 6 रुपए पर लेकर आना है, ₹2.6 इक्विटी शेयर कैपिटल, वापस से लेकर आओ 6 रुपए पर, और जो बैलेंस बच गया उसको कहां ले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों में ऐसे करना है, पहले पूरी वैल्यू से डेबिट करना है, जितने पर लेकर आना है उतने से क्रेडिट करना है, और कैपिटल रिडक्शन में ले जाना है बाकी को। अब आप चेक करो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का था, चेक करना बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का था, 1,50,000 रुपए का था। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 15,000। अब 6 रुपए पर लेकर आ रहे हो तो 15,000 इंटू 6 कितना हो गया, 90,000 पे आप लेकर आ गए इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी का कितना बच गया, 60,000, वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। इस 60,000 का यूज होगा P&L को राइट ऑफ करने में। नरेशंस लिख के आओगे, ये जरूरी है। नरेशन में कुछ नहीं करना, बीन बजानी है, बीइंग, और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे वो ही उतार देना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले तो बना ही लेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड to ₹6। ठीक है, चलो जी, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस करना है, 10 से 7 रुपए पर लेकर आना है। चेक करो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कितने % वाले हैं, 7% वाले हैं, और कितने रुपए के हैं, 1.5 लाख रुपए के। तो लिखेंगे ₹10 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने पर लेकर आना है, 7 रुपए पर। परसेंटेज भी चेंज करने के लिए बोल रहा है, 8% करना है हम, तो ₹2.7 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बाकी का कहां ले जाओगे, कैपिटल रिडक्शन। चेक करो बैलेंस शीट में कितने रुपए के हैं, बैलेंस शीट में कितने रुपए के हैं, 1,50,000 रुपए के। अब 7 रुपए पर लेकर आ रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स वही हैं 15,000, तो 15,000 इंटू 7, 15,000 इंटू 7, 1,05,000, और 45,000 कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। नरेशन, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू ₹7। ये हो गई आपकी 2 एंट्रीज। क्या लिख रहा है सुरेश, मेरे को दिखता, अच्छा मेरे को एक तो दूर का दिखता और नहीं, आज का आई साइट वीक हो गया। अब और कुछ कम ज्यादा करने के लिए नहीं बोल रहा है, अब बस आपका टारगेट ये है कि P&L को राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, और बैलेंस बच गया तो प्लांट एंड मशीनरी।
तो अब आपके पास कैपिटल रिडक्शन कितना इकट्ठा हो गया बच्चों? 60 ये, 45 ये, 1,05,000। तो अब जब कैपिटल रिडक्शन का यूज करोगे तो क्रेडिट खड़ा है, यूज करने के लिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। थर्ड एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,05,000। एक लाख 5,000। अब P&L को राइट ऑफ करोगे टू P&L, गुडविल को करोगे टू गुडविल, और अगर बच गया तो प्लांट एंड मशीनरी। P&L कितना है बैलेंस शीट में चेक करना, कितने का लॉस था? 67,500। चेक करना गुडविल कितना है, चेक करना बैलेंस शीट में गुडविल। गुडविल असेट साइड में मिलेगा 30,000। कितना बच गया? 1,05,000 में से दोनों लेस करो, कितना बच गया? 7,500। उतने से प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगी, उतने से प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगी। हो गया? फटाफट यार, टाइम हो रहा है। अब आपको क्या करना है? अच्छा एक चीज और मैं आगे भी बताऊंगा आपको। अभी तो एक क्वेश्चन ने बोल दिया P&L को राइट ऑफ करो, गुडविल को राइट ऑफ करो। आगे ध्यान से सुन ले, अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो भी तीन चीजें हमेशा राइट ऑफ करनी है। क्वेश्चन ना बोले तब भी राइट ऑफ करनी है। फर्स्ट P&L, सेकंड गुडविल, एंड थर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। थर्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा राइट ऑफ करनी है, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? नहीं, वो तो होते हैं फिक्टिशियस, हाँ मिसलेनियस होते हैं, वो तो पेटी कैश होता है, वो तो छोटे मोटे। तो क्या होता है प्रीलिमिनरी? एडवांस में पेमेंट कर दें। और बाकी के क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? सर हाँ, मतलब कंपनी एस्टिमेट करने में जो खर्चे आते हैं। हाँ, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, जब कंपनी बनाई जाती है, उस वक्त जो खर्चे होते हैं, जैसे लीगल फीस होती है, कंपनी का MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बनते हैं, तो इसके जो खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेंगे, वो भी राइट ऑफ करने हैं। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? क्या होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है तो बहुत मोटा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको एक प्रेजेंटली और बिल्कुल करेक्टली एग्जांपल लूं, एयरसेल आया था ना एक बार बीच में, एयरसेल एक नेटवर्क आया था। तो जब एयरसेल आया मार्केट में तो उसने बहुत मोटा एडवर्टाइजमेंट किया। अगर आपने नोट किया, होर्डिंग्स लगे हुए थे, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो उस एयरसेल ने राजस्थान में 15 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। एयरसेल ने, वो इसलिए डूबा है, ठीक है ना। 15 करोड़ का उसने क्या कर दिया? एडवर्टाइजमेंट कर दिया।
अब समझने की कोशिश करना, 15 करोड़ का अगर उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो अब एयरसेल ने अपना पीएनडल बनाया, पीएनडल में जो उसका सर्विस प्रोवाइडिंग था, जो सर्विस या सेल आप कह लो, वो तो न के बराबर था क्योंकि लोगों ने खरीदा ही नहीं। और यहां पे जब उसने एडवर्टाइजमेंट लिखा 15 करोड़ रुपए, तो पहले ही साल उसको हो गया लॉस। और जब पहले ही साल वो बुक्स में लॉस दिखाएगा तो फिर जो अगर वो फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे लगाएंगे नहीं। तो क्या है, उसको एक ऑप्शन था डेफर्ड का। डेफर्ड क्या होता है, वो एक साथ 15 करोड़ रुपए बुक नहीं करेगा, इसको वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहले साल वो कितना बुक करेगा, 3 करोड़, कितना बच गया, 12 करोड़। ये 12 करोड़ बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 करोड़। फिर सेकंड ईयर आएगा, फिर 3 करोड़ बुक करेगा, कितने बच गए, 9 करोड़। 9 करोड़ जाएंगे कहां, बैलेंस शीट में। फिर थर्ड ईयर में 3 करोड़, फोर्थ ईयर में 3 करोड़, फिफ्थ ईयर में 3 करोड़। ऐसे करके बैलेंस शीट में वो क्या हो जाएगा, निल। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। डेफर्ड मतलब टुकड़े, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है। धन्यवाद। अच्छा जी, और जो आज बच्चों ने है ना जो क्लासेस स्टार्टिंग की नहीं ली, बीच में हो गई, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग रिकॉर्डेड सुन लेना, बाकी का कल करते हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय।